तो देखिए चलिए गाइस, तो यहाँ पे हम फिर से एक मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ यानी एमटीएस का हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2019 प्रीवियस ईयर का। हालांकि मैंने क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस पहली वीडियो में कवर किए हैं, लेकिन आज हम और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। यानी इंग्लिश का जितना भी पोर्शन है उसे शायद ही कंप्लीट हम करेंगे, ठीक है। तो शायद कंप्लीट कर रहेंगे हम पूरे को ही, ठीक है। तो यहाँ पे चूज द वर्ड कैन, पहला जो क्वेश्चन दिया वो दिया चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है उसके अनुसार हमें एक वर्ड चूज करना है। यहाँ पे जो सेंटेंस क्या दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। मतलब एक बिल्डिंग जहां ऑडियंस बैठते हैं, एक बिल्डिंग जहां ऑडियंस बैठते हैं उसे क्या कहते हैं, तो ऑडियंस बैठते हैं उसे कहते हैं एल्स, उसे कहते हैं एसल, उसे कहते हैं उसे एसल। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, एसल कहते नहीं है, सॉरी। एसल का मतलब होता है रास्ता, पहला ऑप्शन जो दिया है रास्ता तो हो नहीं सकता, जहाँ ऑडियंस बैठते हैं वो रास्ता तो होगा नहीं। हैंगर यहाँ पे जो टांगने वाला वो भी नहीं हो सकता। हैंगर का मतलब क्या होता है, टांगने वाला, या टांगने वाला जो होता है ना घरों में लगा रहता है जिससे अपन कपड़े वगैरह टांगते हैं उसे हैंगर कहते हैं। यहाँ पे जिम्नेजियम दिया है, जिम्नेजियम का मतलब होता है जिम, जिम जहाँ पे आप जिम करने जाते हैं, व्यायाम करने जाते हैं, व्यायामशाला को जिम कहते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट दिया है इसने वो दिया ऑडिटोरियम। अब ऑडिटोरियम क्या होता है, ऑडिटोरियम होता है सभागार या जिसे कहते हैं हम थिएटर। एक वर्ड नोट करिए, इसका सिमिलर है थिएटर। यहाँ पे जो थिएटर है ना जिसमें हम मूवी देखते हैं, तो हम जो बैठ के देखते हैं तो हम क्या हो गए, एक दर्शक हो गए। तो दर्शक वही जो बिल्डिंग में हम बैठते हैं वो थिएटर होता है, जिसका सिमिलर है ऑडिटोरियम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे हमें एक फिल इन द ब्लैंक्स को चूज करना, मतलब एक अच्छा वर्ड यहाँ पे जो सूटेबल बैठे उसे चूज करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या दिया है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये दिया है, क्या दिया है, ही दैट डैश हिज पोर्ट्रेट इन द मैन हॉल। यहाँ पे एक वर्ड को आप नोटिस करना, ये वर्ड को आप अलग से कॉपी में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो वर्ड है ना पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है फोटो। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, फोटो, फोटो या फिर आप चित्र कह सकते हैं। कोई चित्र है, कोई तस्वीर है, ठीक है, तस्वीर है, तो वह अपनी तस्वीर को, हिज माने अपनी, पोर्ट्रेट माने तस्वीर को, इन द मैन हॉल, मैन हॉल में लगाता है या टांगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया है ना, यहाँ पे एक वर्ड दिया हैंग। अब इस हैंग का मतलब क्या होता है, हिज हैंग का ही मतलब होता है टांगना। क्या होता है भाई, टांगना। लेकिन एक बात आप नोटिस करना, यहाँ पे जो हंग है ना, ये हंग दिया है ना, ये हंग, ये इसका सेकंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है भाई, सेकंड फॉर्म है ये, इसका सेकंड फॉर्म है ये टांगना। मतलब जो हंग हैंग है उसका सेकंड फॉर्म हंग होता है, ठीक है। ये बात तो समझ में आई सर। अब आगे क्या है इसमें मैं बताता हूँ। आगे जो दिया है इसे सबको हटा देता हूँ। आगे क्या है, आगे दिया है यहाँ पे हैंग्ड। आगे एक वर्ड आप नोटिस कर पा रहे होंगे, हैंग्ड। अब इस हैंग्ड का मतलब क्या होता है, इस हैंग्ड का मतलब होता है फांसी लगा देना, या किसी को हैंग्ड कर देते हैं ना, जब फांसी पे चढ़ा देते हैं तो उसे कहते हैं फांसी, फांसी लगा देना, ठीक है, फांसी लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैंग्ड का मतलब होता है, ठीक है। तो अब भाई यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फांसी लगा देना, हैंग्ड तो आ नहीं सकता, हेड हैंग्ड का मतलब भी वही होता है। तो यहाँ पे हंग या हैंग्ड ये दोनों में से कोई एक आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए हंग क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक वचन है और एक वचन में एलपी बराबर नहीं है। अगर एक वचन के साथ हंग आना चाहिए तो हंग में एस लगना चाहिए। हंग्स या तो हंग्स आएगा या फिर इसका सेकंड फॉर्म हंग आएगा, ठीक है। और एक बात और नोट करिए, इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी हंग होता है। थर्ड फॉर्म में क्या होता है, हंग। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट हंग होता है, हैंग, वो हैंग होता है फर्स्ट हंग, और हंग थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगा, इसीलिए यहाँ पे जो दिया है वो ये दिया है, हंग दिया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हंग होने वाला है, ठीक। तो ये वाला वर्ड जो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं और आगे अगला सेंटेंस को देखते हैं। तो यहाँ पे अगला दिया चूज द करेक्ट स्पेल्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे कुछ मीनिंग एक आपको दिया है, उसका कुछ गलत वर्जन भी दिया है। यहाँ आपको सही वर्जन को चूज करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए सही वर्जन आपको जो दिख रहा है ना वो ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिया इंथेसियम। इंथेसियम मतलब क्या होता है सर, इंथेसियम का मतलब यहाँ पे होता है उत्साह। क्या होता है भाई, इंथेसियम का मतलब होता है उत्साह। उत्साह जो होता है ना वो होता है इंथेसियम। उत्साह जो होता है वो होता है इंथेसियम। इंथेसियम का मतलब होता है उत्साह, ठीक है। उत्साह आप ध्यान से नोट कर सकते हैं, इंथेसियम का मतलब उत्साह होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इंथेसियम होने वाला है सही। आप इसे अच्छी तरीके से मीनिंग को यहाँ पे देख लेना, ठीक है। अगले और ये सभी जो दिया है ना ये गलत दिया है, ठीक है। ये सारे मीनिंग गलत है। देखो एक एक अक्षर की यहाँ पे मिसप्रिंट होगी समय, ठीक है। अगला अपन चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे भी वही है, एक सेंटेंस आपको दिया है और वो हमें देखना भी कि ये सही है या गलत है, ठीक है। ये सेंटेंस सही है गलत है। तो एक बात आप यहाँ गौर से देखना, यहाँ पे दिया अ बुक, मतलब एक बुक ऑफ नेम ऑफ द एड्रेस, मतलब नाम और एड्रेस की एक किताब जो होती है उसे क्या कहते हैं, जिसमें नाम में नाम नेम से दिया है, मतलब बहुत सारे नाम लिखे हों और एड्रेस लिखे हों, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या डायरी कहते हैं। नहीं, डायरी यहाँ पे क्यों नहीं है, देखिए बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जो बुक होता है जिसमें नाम और एड्रेस होते हैं वो डायरी होता है। नहीं, डायरी में अपन नाम नहीं लिखते किसी के, ना किसी का एड्रेस लिखते हैं, बस अपना खुद का एक नाम होता है, ठीक है। तो वो एक दैनिकी होता है, डायरी का हिंदी वर्जन होता है दैनिकी, जिसमें हम दैनिक चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब, यहाँ पे डायरेक्टरी का मैं बाद में समझाता हूँ, पहले अपन जो और गलत जो वर्ड है, जैसे कि अपन डिक्शनरी हो गया, डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश, जैसे डिक्शनरी आप सभी जानते हैं। यहाँ पे एक और वर्ड है, यहाँ पे एक वर्ड है जूरल। जूरल का मतलब क्या होता है, जूरल का मतलब यहाँ पे होता है पत्र का,
यहाँ पे क्या होता है, पत्रिका जो होता है वो जूरल होता है, या फिर आपको सिंपल भाषा में समझाओ तो न्यूज़पेपर जो होता है वो क्या होता है, वो जूरल होता है, ठीक है, जूरल। तो यहाँ पे यही डायरेक्टरी क्यों होगा। अब ये डायरेक्टरी जो मीनिंग है ना ये वाला, अब ये डायरेक्टरी जो मीनिंग है वो क्या है, तो डायरेक्टरी का मतलब होता है निर्देशिका। क्या होता है, निर्देशिका, निर्देशिका होता है, निर्देशिका। अब जो निर्देशिका क्या होती है, जहाँ जिस डायरी में पूरी जानकारी होती है। जैसे आपका कोई फैक्ट्रीज या कहीं पे आप काम करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे लोग, या जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी आप पूरी डिटेल रखते हैं, उनका नाम, उनका पता, उनका सब कुछ जिस डायरी में लिखते हैं उसे डायरेक्टरी कहते हैं, ना कि डायरी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पाएंगे। तो एक बुक नाम और एड्रेस की उसे डायरेक्टरी, निर्देशिका कहते हैं। आप लिख सकते हैं निर्देशिका होता है इसका मतलब, जिसमें निर्देशिका निर्देशिका का मतलब होता है जिसमें हम किसी का डिटेल्स पूरा रखते हैं उसे निर्देशिका कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है फिफ्थ जो सेंटेंस दिया है वो दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको एक बात मैं नोटिस कर दूं, यहाँ पे इस पेपर में जितने भी सिनोनियम्स एंटोनियम्स आने वाले हैं, देखो इस वीडियो में कवर होंगे नहीं, क्योंकि सिनोनियम्स एंटोनियम्स का यहाँ पे सिर्फ मैं मतलब बता सकता हूँ, लेकिन अपन एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कम से कम सिनोनियम्स होंगे, उसमें 5 सिनोनियम्स दूंगा मैं आपको, एक वर्ड के 5 सिनोनियम्स और 5 एंटोनियम्स, 5 से 6 एंटोनियम्स अपन करते हुए उसमें कवर चलेंगे। वो वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में उसी की लाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, पहले सिनोनियम्स अपन एक बार इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया है, यहाँ पे जो वर्ड दिया है ये वाला वर्ड मिस फॉर्चून। अब इस मिस फॉर्चून का मतलब क्या होता है, तो समझिए मिस फॉर्चून का मतलब होता है यहाँ पे, देखो फॉर्चून का मतलब क्या होता है आप समझिए, फॉर्चून जो होता है इसका मतलब क्या होता है, तो फॉर्चून का मतलब यहाँ पे होता है, फॉर्चून का मतलब होता है यहाँ पे भाग्य। क्या होता है, भाग्य। जो भाग्य होता है वो फॉर्चून होता है, भाग्य होता है वो क्या होता है, फॉर्चून। लेकिन यहाँ पे मिस लग गया, क्या लग गया भाई, मिस लग गया। तो मिस फॉर्चून का मतलब क्या हो गया, मिस फॉर्चून का मतलब हो गया दुर्भाग्य। क्या हो गया, दुर्भाग्य जो होता है वो मिस फॉर्चून होता है, ठीक है। मिस फॉर्चून का मतलब यहाँ पे होता है दुर्भाग्य, ठीक है। तो दुर्भाग्य का यहाँ पे सिनोनियम्स पूछ रहा है। सिनोनियम्स मतलब सिमिलर वर्ड, मिलते जुलते वर्ड क्या है इसके, तो मिलते जुलते वर्ड क्या है, ध्यान से देखिए मिलते जुलते वर्ड क्या है। तो यहाँ पे देखो मैं सबकी हिंदी बताता हूँ। यहाँ पे जो बेनिफिट है, बेनिफिट का मतलब होता है लाभ, बेनिफिट का मतलब क्या होता है, लाभ। तो लाभ तो हो नहीं सकता, लाभ तो हो नहीं सकता, ये तो अलग सेंटेंस गया। अब वही सपोर्ट भी दिया था इसमें, सपोर्ट का मतलब होता है सहायता। क्या होता है, सहायता। तो सहायता नहीं हो सकता। अब अगला एक वर्ड और दिया था, यहाँ पे दिया था मिरकल। मिरकल का मतलब यहाँ पे होता है चमकीला, चमकीला या चमत्कार जिसे कह सकते हैं, वो मिरकल होता है। चमत्कार जो होता है ना, चमत्कार, वो चमत्कार होता है मिरकल। एक मिरकल हो गया, चमत्कार हो गया, उसे अपन मिरकल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब का मतलब था, लेकिन यहाँ पे देखिए मिस फॉर्चून दुर्भाग्य का सिमिलर एक भी नहीं है ना। दुर्भाग्य लाभ, लाभ होता है, दुर्भाग्य नहीं हुआ, आपके साथ सहायता हुई, दुर्भाग्य नहीं हुआ, चमत्कार हुआ, ये सब इसके अपोजिट हैं, ये सब इसके अपोजिट हैं। तो सिमिलर क्या है, तो सिमिलर जो दिया है ना, वो सिमिलर आपको कैलेमिटी दिया है। इस कैलेमिटी का मतलब क्या होता है, कैलेमिटी का मतलब होता है विपत्ति। क्या होता है, विपत्ति। जब आपको कोई विपत्ति आती है तो आप दुर्भाग्य, अब मिल रहा है ना, अब मिस फॉर्चून, दुर्भाग्य और विपत्ति एक जैसे शब्द हैं। दुर्भाग्य, आपके साथ कोई दुर्भाग्य हुआ है, या फिर आप पे कोई विपत्ति आई, तो ये एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स। यहाँ पे फिर से एक सिनोनियम्स आया, तो फिर से एक सिनोनियम्स एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे कैपेबल दिया है, कैपेबल का मतलब क्या होता है, कैपेबल का मतलब होता है काबिल। क्या होता है, काबिल। इस वर्ड को नोट करें, कैपेबल का मतलब होता है काबिल। और यहाँ पे कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट तो यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। तो आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है। देखिए कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, या आप उसमें सक्षम उस कार्य में योग्य हो, ठीक है। यहाँ पे दिया है कॉनेंटेड दिया था, कॉनेंटेड का मतलब होता है अभिमानी। तो अभिमानी यहाँ पे हो नहीं सकता, इसका मतलब अभिमानी होता है, अभिमानी, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वाले का होता है अभिमानी, जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले का होता है आत्मसंतुष्ट, आत्मसंतुष्ट, ये थर्ड वाले का होता है। और जो फोर्थ वाला दिया है ना, फोर्थ वाले कंसिस्टेंस माने लगातार, हम किसी काम को कंसिस्टेंस रूप से करते हैं तो उसमें सफलता मिल ही जाती है, कहते हैं ना, तो कंसिस्टेंस लगातार होता है, ठीक है। अब हमारा जो वर्ड बचा है ना, वो एक वर्ड बचा है, जैसे कि जो वर्ड कौन सा है, ये वाला वर्ड, यानी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, या सक्षम हो या आप काबिल हो, तो एक जैसा लग रहा है ना, काबिल और सक्षम, ठीक है। ये अभिमानी था, ये आत्म संतुष्ट था, ये लगातार थे, इनका तो कोई मतलब नहीं है। ये सक्षम है या काबिल है, तो ये सही है, ठीक है। तो आगे अपन और इसका डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सिनोनियम्स एंटोनियम्स की वीडियो में अलग से सेपरेट लेकर आने वाला हूँ इसी की, जिसमें मैं और भी अपन सिनोनियम्स एंटोनियम्स कवर करेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इनका मतलब बता रहा हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सिलेक्टेड नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे दे रहा है कि आपको जो अंडरलाइन शब्द है, उसका अंडरलाइन जो शब्द है उसे देखना है। अगर उसमें गलती आपको दिख रहा है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप उसमें गलती नहीं दिख रहा है तो नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई गलती नहीं दिख रहा है तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट का एक ऑप्शन दिया है, उसे आप लगा दोगे तो इसका मतलब कोई गलती नहीं है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे एक अंडरलाइन शब्द दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला जो शब्द है वो अंडरलाइन है। यहाँ पे इज प्लीज्ड, तो मोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे। यहाँ पे दे रहा है कि मोहन यस्टरडे मतलब कल की न्यूज से खुश है। कल की न्यूज से क्या है भैया, यहाँ पे एक वर्ड है ना, यहाँ पे प्लीज्ड जो वर्ड है, प्लीज्ड का मतलब होता है संतुष्ट या खुश होना, संतुष्ट या
खुश होना, यहाँ पे इसका मतलब होता है संतुष्ट या खुश। प्लीज्ड का मतलब होता है, तो मोहन है वो कल की न्यूज़ से खुश है या कल की न्यूज़ से खुश था, ऐसे होगा। देखो अगर यस्टरडे आया है, ध्यान से समझिए, यस्टरडे आया है, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, वो बात कल की है, तो इसमें जो सहायक क्रिया ना इज, वो भी क्या की आना चाहिए, पास्ट की ही आना चाहिए। तो सहायक क्रिया पास्ट की आती है, इसलिए यहाँ पे वाज प्लीज्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है, क्योंकि यहाँ इज नहीं आएगा, यहाँ वाज आएगा। मोहन वाज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हेड विंग प्लीज्ड नहीं आएगा, हेड विंग प्लीज्ड नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा तो सिर्फ ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे बाज आएगा क्योंकि यस्टरडे आया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब इस वर्ड का हमें एंटोनियम देखना है। देखो एक बार हम समझ लेते हैं इस वर्ड को। कॉमिक का मतलब होता है हास्य, कॉमिक का मतलब क्या होता है, हास्य, हास्य रस देखा है जिसमें हंसी आता है उसे कॉमिक। एंटोनियम्स पूछा भैया, सिमिलर नहीं पूछा है। एंटोनियम्स का मतलब उल्टा, अपोजिट क्या है इसका, तो टिकल माने क्या होता है, टिकल माने जब गुदगुदी करते हैं ना उसे टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुदगुदी करने को कहते हैं टिकल। यहाँ पे जो टिकल दिया है ना इसका मतलब होता है गुदगुदी करना, लिखिए गुदगुदी, यहाँ पे इस वर्ड को लिख लीजिए आप। टिकल माने गुदगुदी होता है, हैप्पी माने आप जानते हैं, हैप्पी माने खुशी होता है, और जिबिलेंट, जिबिलेंट माने क्या होता है, हैप्पी माने आप जानते हैं खुशी होता है, जिबिलेंट माने भी उल्सित होता है या उल्लास या खुशी, इसका मतलब भी खुशी होता है, यह भी खुशी है। और टिकल माने गुदगुदी करना, यह भी खुशी की बात है। और कॉमिक माने हास्य, ये भी खुशी की बात है। तो ये तो इसके सिमिलर हो गए, कॉमिक का ये सिमिलर है भाई, ये टिकल सिमिलर है, ये सारे वर्ड ना सिमिलर है। देखिए कॉमिक है, कॉमिक का ये टिकल हो गया, हैप्पी हो गया, और ये हो गया जुबिलेंट, जुबिलेंट, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं सिमिलर, ये सभी सिनोनियम्स हैं, सिनोनियम्स हैं, ठीक है। ये सभी सिनोनियम्स यानी सिमिलर हैं। लेकिन इसका अपोजिट क्या है, एंटोनियम्स क्या है, तो एंटोनियम्स ये दिया है, एंटोनियम्स दिया है ये वाला। ये क्या होता है, ट्रेजिक, ट्रेजिक माने होता है दुखद, क्या होता है लिखिए, ट्रेजिक, ट्रेजिक माने होता है दुखद। आपको कोई दुख हुआ है तो इसे ट्रेजिक कहते हैं, ठीक है। तो इसका ये उल्टा हो गया ट्रेजिक, ठीक है। अगला नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरस्टैंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टैंड ये सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। वही भाषा, ये पूरी भाषा होती है भाई, इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें यही कह रहा है कि जो अंडरलाइन वाला जो सेंटेंस है ना, ये अंडरलाइन वाला जो सेंटेंस दिख रहा है उसमें देखिए अगर उसमें कोई गलती है तो उसने ऑप्शन दिया है, अगर गलती नहीं आपको दिखे तो नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन भी उसने दे रखा है कि आप नो इम्प्रूवमेंट के ऑप्शन को चुनिए, आपको कोई गलती नहीं दिख रहा तो ठीक है। लेकिन अपन देखते हैं इसमें क्या गलती है, तो बताइए, आप बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो उसने दे दिया कि यहाँ पे भाई हेड, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा भाई हेड रिप्यूट, कैसे लगेगा समझते हैं। देखिए आइए समझते हैं, यहाँ पे एक बार आप समझिए इस सेंटेंस को समझिए, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। द डॉक्टर हैज़ रिसीव मी दैट द ऑपरेशन वाज अ रॉटन वन, मतलब डॉक्टर मुझे आश्वासन दे रहा है या समझा रहा है। यहाँ पे जो वर्ड है ना, यहाँ पे कौन सा वर्ड है, यहाँ पे जो ये वाला वर्ड है ना, रिसीव, रिसीव का मतलब होता है समझाना या यकीन दिलाना या यकीन दिलाना, ठीक है। समझाना, समझाना, इसका मतलब होता है समझाना, इसे सही से लिख लेना, ठीक है। समझाना कैसे लिखते हैं, एक बार समझाना, तो ये समझाना होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है, रिसीवर का मतलब होता है समझाना, ठीक है। रिसीवर का मतलब क्या होता है, समझाना होता है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। या यकीन दिलाना, तो डॉक्टर ने मुझे समझाया दैट कि द ऑपरेशन वाज रोटेड वन, ऑपरेशन एक बार ही होता है। अब देखिए एक बात ध्यान से, यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे जो दे रहा है ना, यहाँ पे वो बाज दे रहा है, क्या दे रहा है भैया, बाज। बाज के अनुसार ये पास्ट में गया, बाज के अनुसार क्या में गया, पास्ट में। लेकिन जो हैज दे रहा है वो भाई प्रेजेंट का दे रहा है, क्या का दे रहा है, प्रेजेंट। तो बस यही गलती कर दी, जब बाज पास्ट में है तो ये प्रेजेंट में कैसे, ये भी पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हेड दिया है ना, ये हेड है, पास्ट रूप है। ये हेड क्या है, इसमें जो हेड है वो हमारा पास्ट दिया है, तो ये हेड लगेगा, यहाँ पे हैज नहीं लगेगा, हैज की जगह पे हेड आने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन दिया, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ गिवन 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सपर्ट द मीनिंग ऑफ आइडियम या फ्रेजेस। वाओ, ये बहुत मस्त है। अब यहाँ पे आइडियम्स या फ्रेजेस देखना है आपको, आपको मुहावरे या लोकतियाँ या वाक्यांश जिसे कहते हैं, मुहावरे या वाक्यांश। आइडियम्स माने मुहावरे होता है, आइडियम्स या फ्रेजेस, आइडियम्स माने मुहावरे और फ्रेजेस माने होता है वाक्यांश। यहाँ पे एक वाक्यांश दिया, एक मुहावरा दिया है आपको, आपको एक मुहावरा दिया, क्या दिया, मुहावरा, ध्यान समझिए। एक मुहावरा दिया ये वाला, एक मिनट, एक मुहावरा आपको दिख रहा है, कौन सा, ये दिया है, ये दिया है, ओवर माई डेड बॉडी, ओवर माई डेड बॉडी। इसका मतलब क्या है भैया, तो मुहावरे ऐसे ही होते हैं। ओवर माई डेड बॉडी, ओवर माई डेड बॉडी है मेरे मृत शरीर पर, मेरे मृत शरीर पर, मेरे मृत शरीर पर, शरीर पर, ठीक है, मेरे मृत शरीर पर, यहाँ पे इसका मतलब है, ठीक है, ओवर माई डेड बॉडी। तो इसका ये क्या क्या मतलब दिया है यहाँ पे समझिए, समझिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिया था,
ये वाला जो करेक्ट है, ऑफसिंग समथिंग फियरसली, इसका मतलब क्या है? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ओवर माई डेड बॉडी, ओवर माई डेड बॉडी का मतलब है मेरे मृत शरीर पर। यहाँ पे ऑफजिंग समथिंग फ्रीली, इसका मतलब यहाँ पे दिया है कि किसी बात का घोर जब विरोध करते हैं ना, हम विरोध करते हैं ना, फिरसिली कहते हैं उसे। फिरसिली माने होता है विरोध, या ऑप्सिंग समथिंग फिरसिली, मतलब यहाँ पे फिरसिली दिया है, उसका मतलब होता है घोर। इसका मतलब क्या होता है भैया? घोर होता है इसका, घोर या अत्यंत या कुछ जानी तरीका से, उसका मतलब घोर होता है। ऑप्सिंग मतलब होता है विरोध करना, समथिंग मतलब हम कुछ चीज़ का जब विरोध करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? मेरे मृत शरीर पर ही हो गया उसका मतलब। और यहाँ पे दिया है इन हेरिटिंग टू फॉर्चून, मैंने वाली भी बताया था कि फॉर्चून का मतलब क्या होता है। फॉर्चून का मतलब भाग्य होता है, तो यहाँ पे भाग्य का उत्तराधिकारी यहाँ पे कहते हैं इसे। इस वाक्य का मतलब होगा। अगले वाक्य है इरेक्टिंग अ ग्रेव स्टोन, इरेक्टिंग अ ग्रेव स्टोन। यहाँ पे जो आपको इरेक्टिंग दिया है ना, इरेक्टिंग का मतलब होता है खड़ा करना, ग्रेव का मतलब क्या होता है? ग्रेव स्टोन, समझिए इस वर्ड को लिख लो। ग्रेव स्टोन का मतलब होता है, ग्रेव स्टोन का मतलब, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, स्टोन मतलब पत्थर, कब्र का पत्थर, कब्र का पत्थर, कब्र का पत्थर, जो कब्र का जो पत्थर होता है ना, उसे कहते हैं ग्रेव स्टोन। ग्रेव माने कब्र और स्टोन माने पत्थर, ग्रेव स्टोन। और इरेक्टिंग माने खड़ा करना, कब्र के पत्थर को खड़ा करना, ठीक है। थ्रेटिंग टू किल वन सेल, थ्रेटिंग टू किल वन सेल को अंदर जान से मारने की धमकी देना, जान से मारने की धमकी देना, इसका मतलब होता है जान से मारने की धमकी देना। तो ये सारे वर्ड इसके नहीं होने वाले हैं। इसका मतलब होने वाला है मेरे मृत शरीर का मतलब है किसी चीज़ का अनंत, किसी चीज़ का अत्यंत विरोध करना, या किसी चीज़ का घोर विरोध करने का मतलब होता है मेरा मृत शरीर पर। तो इसका यही होने वाला है, ठीक है। अगला हम चलते हैं। तो अगला दिया है देखिए, अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद अ विलैक टू बी फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे देखिए भैया, आपको जो खाली स्थान है ना, उसमें एक अच्छे से वर्ड जो करेक्ट हो उसे हमें भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग ही सिस्टम है भाई साहब, आपको अगर हिंदी करना आता है तो आप इसके क्वेश्चन को बहुत जल्दी इसे सॉल्व कर दोगे। देखिए बहुत सिंपल दिया है। इसको पहले आप देखिए इसे ध्यान से, देखिए इसे ध्यान से। यहाँ पर ये वाला जो वर्ड है, ये वाला जो वर्ड है उसका क्या दिया? द बुलेट स्ट्रक्ट आ वॉल एंड स्ट्रक्ट आ बॉल। स्ट्रक्ट मान होता है टकराना, किसी चीज से जब टकराते हैं ना, जिस स्ट्रक्ट जो वर्ड दिया है उसका मतलब होता है टकराना, ठीक है। स्ट्रक्ट वर्ड का मतलब होता है टकराना। तो गोली, बुलेट मतलब गोली, वेल मतलब दीवाल, जो वेल दिखा दे रहा है वेल, इसका मतलब होता है दीवाल। क्या होता है? दीवाल। तो दीवाल एंड मतलब जो गोली है वो दीवाल से टकराई, स्ट्रक्ट माने टकराना, दीवाल से टकराई, एंड फ्रॉम इट्स कोर्स, फ्रॉम इट्स कोर्स, ठीक है। और मतलब दीवार से टकराने के बाद क्या होगा बताइए? गोली जब दीवार से टकराएगी तो इसका मतलब क्या होने वाला है? यहाँ पे एक वर्ड आप इसे भी नोट कर सकते हैं, जो स्ट्रक्ट होता है ना, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट का मतलब होता है टकराना, इसे नोट करिए, टकराना। यहाँ पे यहाँ होता है टकराना, टकराना जो होता है वो होता है स्ट्रक्ट का मतलब। तो गोली जब दीवार से टकराएगी तो वो क्या होगी? वो दीवार से टकराने के बाद वापस होगी, वो दीवार से टकराने के बाद क्या होगी? वापस होगी, ठीक है। तो वापस होगी, तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए थे, यहाँ पे दिया था शब्द रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट माने क्या होता है? रिफ्लेक्ट माने होता है भैया परावर्तित होना। जब परावर्तित होता है तो ऐसे तो होता नहीं है, परावर्तित होता है तो किसी जमीन से टकराता है और ऐसे चला जाता है, तो ये परावर्तित होता है। लेकिन यहाँ पे दीवार है, यहाँ से टकरा के ऐसे आएगी, ठीक है, तो वो क्या होगा? ठीक है, वो परावर्तित नहीं होगा। अब समझिए, जहाँ तरीका से लोग रिफ्लेक्टेड ही करे थे, पर रिफ्लेक्टेड एक प्रकाश का रिफ्लेक्टेड होता है, एक प्रकाश ही ऐसे टकरा सकता है। ये तो गोली है भाई, तो गोली है तो रिफ्लेक्टेड प्रतिबिंब होता है। अब होता है यहाँ पे ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है? मुड़ा हुआ। अब गोली कोई वायर तो है नहीं जिसे मोड़ सकते हैं हम, या वो मुड़ के वापस आ गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मुड़ेगा तो है नहीं, कोई साधन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दिए क्रेश्ड, क्रेश्ड का मतलब क्या होता है? क्रेश्ड का मतलब दुर्घटनाग्रस्त होना, या फिर वो नष्ट हो जाता है, उसे क्रेश्ड कहते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होना। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, दुर्घटनाग्रस्त जो होता है ना, दुर्घटनाग्रस्त, ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त जो होता है उसे कहते हैं क्रैश्ड होना, ठीक है, क्रैश्ड होना। तो दुर्घटनाग्रस्त को कहते हैं। अब हाँ, यहाँ पे बात आई भैया, जो मेन हमारा शब्द है, मेन हमारा शब्द है ये वाला, इसका मतलब क्या होगा? डिफेल्ट का मतलब, ये डिफेल्ट क्या होता है? तो डिफेल्ट होता है विचलित होना या विक्षेपित होना। जब गोली गई, दीवार से टकराई और वो विक्षेपित हो गई, अपने मार्ग से भटक गई, जाना सीधा था लेकिन टकराने के बाद वो इधर को ही आ गई, तो वो क्या है? डिफ्लेक्ट हो गई, अपने मार्ग से भटक गई, वो डिफ्लेक्ट हो जाना या डिस्टर्ब हो जाना, डिस्टर्ब का ही डिफ्लेक्ट एक वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट है ना, इस वर्ड से आप यह यहाँ पे लगने वाला है कि गोली जब दीवार से टकराएगी तो वो डिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगी, ठीक है। तो यह इसका मतलब था। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है फाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि सेंटेंस को देखिए, इसमें गलती देखना, एरर देखना है, और यदि इसमें एरर नहीं है, और यदि इसमें एरर नहीं है, नो एरर है, तो चूज नो एरर वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है। सेंटेंस क्या है पढ़ लीजिए, सेंटेंस क्या है वो ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पे एक मिनट,
अब आप यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया, पढ़ सकते हैं। माई आंट सोल्ड हेयर वर्टिक्यू टू अ विलियनर। अब यहाँ पे आपको एक शब्द मिलेगा जिसका आपको अर्थ पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द है, मैं बताऊँ, यहाँ पे एक शब्द है वर्टिक्यू। अब ये वर्टिक्यू ना बहुत नया शब्द भी है। वर्टिक्यू का मतलब क्या होता है? वर्टिक्यू का मतलब होता है क्या, यहाँ पे जैसे कोई दुकान होता है ना, छोटा छोटा दुकान, जिसे बुटीक कहते हैं। बुटीक, बुटीक कहते हैं। बुटीक का मतलब होता है कोई आपका जैसे फैशनी कपड़ों का या कोई शोरूम है छोटा है तो उसे बुटीक कहते हैं। उस छोटे शोरूम को, छोटी दुकान को बुटीक कहते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए बुटीक, इसका मतलब लिख लेना, बुटीक होता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, अब क्या दिया, अब यहाँ पे दिया माई आंट सोल्ड हेयर वोटिक टू अ बिलियनियर, के माई आंट, मेरी आंटी ने सोल्ड, सोल्ड भैया सेल का सेकंड फॉर्म दिया है। सेल माने बेचना होता है, ठीक है। सेल माने क्या होता है? बेचना। तो सेल का, सोल्ड का यहाँ, सेल का यहाँ पे सेकंड फॉर्म यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। सोल्ड होता है हर वोटिक टू अ मिलीनियर। मिलीनियर क्या मतलब क्या होता है? मिलीनियर या करोड़पति तो नहीं हो सकता, वो मिलीनियर अरबपति को बोलते हैं। अरबोपति, अरबोपति जो होता है वो मिलीनियर होता है। तो मेरी आंटी ने जो वोटिक्यू थी, मतलब जो दुकान थी, वो एक मिलीनियर को क्या है, बेच दी। मिलीनियर को बेच दी। तो ये भैया सही वर्ड लग रहा है, देखिए सही है। क्यों? क्योंकि माई आंट है, फिर सोल्ड दिया, सेकंड फॉर्म दिया है, कुछ मतलब साइकिल नहीं, सेकंड फॉर्म ही है। सोल्ड सेल का सही है। हेयर वोटिक्यू मतलब उसने अपना वोटिक्यू, हेयर मान लड़की के लिए लगता है हर, तो हर वोटिक्यू टू अ बिलियनियर, बिलियनियर को बेच दिया। तो ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नो एरर का ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यही सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे, ठीक है। आगे दिया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टीमेटली, या यहाँ पे दिया अल्टरनेटिव, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स फ्रेजेस। फिर से यहाँ पे क्या दिया भैया? आइडियम्स या फ्रेजेस। मैंने बताया था आइडियम्स मुहावरे या लोकोक्तियाँ जो होती हैं, मुहावरे या वाक्यांश, उसे क्या, आइडियम्स मतलब मुहावरे और फ्रेजेस मतलब वाक्यांश। यहाँ पे आपको एक वाक्यांश दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दिया है टू इंड इन स्मोक। टू इंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है? टू इंड इन स्मोक का मतलब यहाँ पे होता है धुएं में समाप्त होना। मतलब धुआं है, स्मोक मतलब धुआं, तो धुएं में समाप्त होना, धुएं में समाप्त होना, समाप्त होना, धुएं में समाप्त होना, धुएं में समाप्त होने को कहते हैं टू इंड इन स्मोक, यहाँ पे, ठीक है। अब इसका भैया मुहावरा क्या होगा? इसका मुहावरा क्या होगा? तो ध्यान से समझिए इसके मुहावरे को, एक एक शब्द को समझ लो बस। आंसर तो आपको दिख रहा है सामने, आप लगा दोगे, ठीक है, लेकिन पेपर में नहीं लगा पाओगे। एक एक शब्द को देखिए, यहाँ पे दिया है टू, टू डू वंस ड्यूटी वेल। टू डू वंस ड्यूटी वेल का मतलब होता है अपना कर्तव्य अपनी तरह से करना, मतलब या अपना काम है ना, ड्यूटी है, उसे अपनी तरह से करना, वो होता है टू डू वंस ड्यूटी वेल, ठीक है। या सॉरी, मैंने अपनी तरह से करना कह रहा हूँ। टू डू वंस ड्यूटी वेल का मतलब होता है जो काम है ना, काम को अच्छी तरह से करना। वेल माने अच्छी होता है यहाँ पे, ठीक है। वेल माने अच्छा होता है, कभी कभी दिमाग कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं। तो वेल माने होता है अच्छा होता है, यहाँ पे ड्यूटी माने कार्य होता है, अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से करना, वो होता है टू डू वंस ड्यूटी वेल। तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, टू इंड इन स्मोक यहाँ पे होता है धुएं में समाप्त होना, अपने काम को अच्छी तरह से करना, ये नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे टू नॉट एग्री टू समथिंग, टू नॉट एग्री टू समथिंग का मतलब है किसी बात के लिए राजी न होना, मतलब मैं राजी नहीं हूँ। नॉट एग्री टू समथिंग, किसी बात के लिए, समथिंग का मतलब किसी बात के लिए मैं राजी नहीं हूँ। यहाँ पे दिया है टू बी द, टू बी द कॉज ऑफ अ केस, टू बी द केस ऑफ अ क्वेरल। क्वेरल यहाँ पे एक वर्ड आप यहाँ पे नोट कर लो। यहाँ पे जो क्वेरल है ना, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है भैया? झगड़ा, इसे आप ध्यान रखना। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। तो यहाँ पे ये दिया है कि झगड़े का कारण बनना। केस मतलब कारण होता है, अगर नहीं पता तो लिख सकते हैं, केस मतलब कारण होता है। तो झगड़े का कारण बनना यहाँ पे बताइए, इसका मतलब झगड़े का कारण बनना हो सकता है टू इंड इन स्मोक, धुएं में समाप्त होना, झगड़े का कारण बनना, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया था ना, ये वाला, इसे हटा देता हूँ, ठीक है। ये जो दिया था ना, टू कम टू नथिंग, टू कम टू नथिंग का मतलब क्या होता है? टू कम टू नथिंग, टू कम टू नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं आना, कुछ नहीं आना। टू कम टू नथिंग, नथिंग, नथिंग माने कुछ नहीं, कम माने आना, कुछ नहीं आना, नथिंग माने कुछ नहीं, और कम माने आना, कुछ नहीं आना, यानी धुएं में ही वो समाप्त हो गया, कुछ आया ही नहीं। तो इसका मतलब यही इसलिए होने वाला है क्योंकि धुएं में समाप्त होना यानी कुछ नहीं आना, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। इसका राइट आंसर यही है, अब इसी को टिक कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए ये राइट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या दिया, देखिए आगे दिया है फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट, गिवन सेंटेंस, ठीक है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज द, वही भाषा यार, वही भाषा लिख देते हैं कि जो इसमें कुछ एरर है तो देखिए, नहीं है तो नो एरर वाले ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या एरर है, तो देखिए ध्यान से, इसमें जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, यानी ये वाला जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, ऑल द स्टूडेंट इज डन बेटर दिस ईयर। अब भैया इसमें आपको एक गलती बताता हूँ, एक बात बताइए, यहाँ पे ऑल स्टूडेंट लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है भैया? ऑल स्टूडेंट लिखा है। अब ऑल स्टूडेंट क्या है? एक प्लूरल है। ऑल स्टूडेंट सभी स्टूडेंट प्लूरल वर्ब है, तो ऑल स्टूडेंट के साथ आर आना चाहिए या इज आना चाहिए, बताइए। तो ऑल स्टूडेंट के साथ भैया इज नहीं आएगा, आर आएगा। क्या आएगा? आर। तो यही इसमें लिखा है, देखिए इज लिखा है, इसमें क्या लिखा है?
इज लिखा है, अभी इज नहीं आएगा, इस इज की बदली क्या आएगा, आर आएगा। तो यहाँ पे इज डन जो है इसी में एरर है, इसी वाले भाग में एरर है, तो यहाँ पे हमें ये वाला गलती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट दिया फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर, इट इज देयर इज नो एरर चूज। वही भाषा है, ये वही भाषा है। आप देखिए इसमें क्या एरर है, देख लेते हैं। इसमें जो सेंटेंस दिया है ना, इसमें सेंटेंस दिया है, क्या दिया है, राकेश इज फुलिश। फुलिश, अरे फूल बनाना कहते हैं ना, राकेश क्या है, मूर्ख है। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख होना। राकेश फुलिश है टू सेड सच थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, इसमें गलती क्या है, गलती क्या है, राकेश मूर्ख है, उसने कुछ चीज़ों के लिए कहा। तो इसमें यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे भाई टू के साथ हमेशा अगर कोई वर्ब है और वर्ब के बाद अगर टू आया है और फिर सेकंड वर्ब आया है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड वर्ब जब आता है तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के रूप में आता है। और इसमें क्या दिया, सेकंड फॉर्म दिया है, इसमें यहाँ पे सेड दिया है, इसमें यहाँ पे सेड दिया है, बल्कि सेड नहीं होना चाहिए था। या इसमें देखो दो गलती हैं, या फिर यहाँ पे जो टू है ना, वो टू में भी गलती हो सकती है, दैट भी लिख सकते हैं, राकेश इज पुलिस दैट सेड सच, ऐसे भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेड नहीं, से आने वाला है, क्या आने वाला है, सेड की जगह पे यहाँ पे से आएगा, इसलिए ये गलत है, फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगा। इसलिए जो दिया है ना टू सेड, वो टू सेड में ही यहाँ पे एरर है, टू सेड में यहाँ पे एरर है। ठीक है, यहाँ पे जो टू सेड दिया है उसमें यहाँ पे एरर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे एक वर्ड को हमें करेक्ट वर्ड है उसे चूज करना है और सारे गलत हैं। तो यहाँ पे जो दिया है ना फाइनेंशियली ऐसे लिखते हैं, ना कि फाइनेंशियली। देखो इस तरीके से नहीं लिखते हैं, ना ऐसे लिखते हैं, ना ऐसे लिखते हैं, ना ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, फाइनेंशियली का मतलब होता है आर्थिक रूप से, क्या होता है, आर्थिक रूप से। ठीक है, फाइनेंशियली का मतलब क्या होता है, आर्थिक रूप से होता है। ठीक है, तो आर्थिक रूप से, इसलिए ये फाइनेंशियली सही है। आप एक बार और इन वर्डों को देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको एंटोनियम्स देखना भैया। एंटोनियम्स का मतलब होता है उल्टा, एंटोनियम्स मतलब अपोजिट हमें देखना है। ठीक है, अपोजिट देखना है। ठीक है, तो अपोजिट देखना है, तो देखिए अपोजिट क्या होने वाला है। तो पहले तो हमें ये वाला वर्ड का हमें हिंदी पता होना चाहिए। इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, इनएक्सपेंसिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है उसे देखिए। तो इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है एक तरीका से सस्ता होना, क्या होना भैया, सस्ता होना, या आपको वो प्रिय नहीं होना। ठीक है, उसे कहते हैं सस्ता होना, उसके लिए कोई अहमियत नहीं है, तो वो सस्ता है। ठीक है, सस्ता होना, तो क्या होने वाला है भैया, इसका सस्ता होने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वर्ड है ना, ये वाला, यहाँ पे जो ये वाला वर्ड दिया है रिसोनेल का मतलब क्या होता है, रिसोनेल का मतलब होता है उचित मतलब उसे हम अच्छे दामों पर बेचते हैं, या उचित है उसका मतलब वैल्यूएशन उचित है, उसे उचित कहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन माने लोकप्रिय होता है, पॉपुलेशन कह रहा हूँ, लोकप्रिय होता है। ठीक है, पॉपुलर माने होता है लोकप्रिय। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया है ना लिबरल दिया है, लिबरल का मतलब होता है उधार। जब किसी को उधार देते हैं दुकान पे तो उसे उबेरल कहते हैं। ठीक है, उधार होता है। ठीक है, उधार होता है। ठीक है, ये उधार है, उधार ऐसे ही होता है, लिबरल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बार देख लेना। ठीक है, यहाँ पे एक और वर्ड दिया है जो आपका सही बता रहा है। यहाँ पे दिया डियर का मतलब क्या होता है, डियर का मतलब होता है प्रिय, क्या होता है, प्रिय होता है। डियर का मतलब क्या होता है, प्रिय। तो यहाँ पे भैया देखो प्रिय होता है मतलब आपके करीब होना, प्रिय होना, आपके लिए वैल्यूवान होना, वो चीज़ प्रिय होता है, आपके लिए वैल्यूबल है, वो चीज़ आपके लिए वैल्यूबल है। और इसका मतलब क्या था, यहाँ पे जो दिया था ना इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है सस्ता। अब आपके पास कोई सस्ती चीज़ है या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो डियर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका अपोजिट प्रिय होना, कोई चीज़ प्रिय है आपके या उसका वैल्यू है, तो ये इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, और हम देखेंगे आगे। यहाँ पे दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे एक ब्लैंक दिया है, उसे हमें बनना है। तो देखिए ये वाला जो ब्लैंक है, इसमें मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या बनना है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है ना, देखिए माई टीचर इज द, अब द के बाद आने वाला यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या आएगा, द के बाद खालिस्तान और ये वर्ड दिया है, तो हमेशा देखना सुपरलेटिव डिग्री आता है, और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगा रहता है। सुपरलेटिव डिग्री जिस वर्ड के पीछे ईएसटी लगा हो, तो ईएसटी किसमें लगा है, इसमें नहीं लगा है ईएसटी, इसमें नहीं लगा, इसमें लगा है, एक में ही लगा है, तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए इसे लगाते हैं। तो ये होता है काइंडेस्ट, यहाँ पर काइंडेस्ट बनेगा, ईएसटी लगाते हैं तो सुपरलेटिव बन जाता है। माई टीचर इज द काइंडेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सबके यहाँ पर क्या होता है, काइंड का मतलब होता है दयालु, क्या होता है, काइंड का मतलब होता है दयालु। ठीक है, तो काइंडेस्ट यहाँ पे आने वाला है, दा के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आता है, यानी ईएसटी उसमें पीछे लगा होना चाहिए। ठीक है, समझे। तो फिर आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे ये वाला जो कॉम्प्रिहेंसिव दिया है, इसे अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि इसे समझ जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, ये गद्यांश के लिए। ठीक है, तो इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्वेश्चनों को हम देखते हैं बाद में। ठीक है, इसे देख लेते हैं। ठीक, तो इसे देखेंगे 24 को। तो यहाँ पे दिया आ सेंटेंस हैज़ गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब सही वर्ड को यहाँ पे बनना है। तो आई एम ऑफ विनिंग द कंपटीशन, यहाँ पे एक वर्ड दिया है,
देखिए यहाँ पे वर्ड है आई एम ऑफ विनिंग द कंपटीशन। कंपटीशन मतलब मैं कंपटीशन की जो विनिंग है, मतलब कंपटीशन जीतने के लिए क्या है, वो क्या है कंपटीशन जीतने के लिए, उसके अंदर क्या है, रेसिस्टेंट है, यानी वो क्या है कंपटीशन जीतने के लिए वो अपने आप को प्रतिबंधित है। रेसिस्टेंट का मतलब होता है प्रतिरोध या प्रतिरोधित करना या रुकावट डालना किसी चीज़ में, तो जीतने के लिए रुकावट तो डालेगा नहीं, कंपटीशन जीतने के लिए वो रुकावट डालेगा नहीं। इसका मतलब होता है रिप्लेंटेड, मतलब होता है रुकावट। आप ये संगी संग नोट करते जा सकते हैं मैं जो कह रहा हूँ। रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, ठीक है, या प्रतिरोध कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिया ना ये वाला, यहाँ पे ये पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, पर्टिनेंट का मतलब होता है योग्य होना, आप किस चीज़ के योग्य हो या काबिल हो उससे कहते हैं, ठीक है। योग्य तो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, हाँ पर्सिनेंट, ठीक है। अब भाई अगला जो नेक्स्ट है वो है ये वाला, ये क्या है, ये है रिलियंट। रिलियंट का मतलब क्या होता है, रिलियंट का मतलब होता है निर्भर, किस चीज़ पे निर्भर होना, किस चीज़ पे क्या होना, निर्भर होना, ठीक है, निर्भर होना। अब एक बात बताइए, आप निर्भर, क्या आप कंपटीशन जीतने के लिए निर्भर हैं, नहीं हो सकते। कंपटीशन जीतने के लिए योग्य हैं, ऐसा नहीं होता। कंपटीशन जीतने के लिए प्रतिरोधी हैं, आप रुकावट है, नहीं। आपको यहाँ पे क्या होगा, सुनिए, यहाँ पे जो ये वर्ड दिया है कॉन्फिडेंस, उसका मतलब होता है आत्मविश्वास। क्या मतलब होता है, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, विश्वास। तो आत्मविश्वास ही तो होगा ना आपके अंदर, कंपटीशन जीतने के लिए क्या होगा, एक आत्मविश्वास होगा। तो यही इसलिए ये राइट आंसर है, ठीक है। जो नेक्स्ट है या लास्ट कह सकते हैं इसे, लास्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटेंट सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। मतलब यहाँ पे देखिए आपको जो अंडरलाइन शब्द है ना, अंडरलाइन शब्द, ये वाला जो अंडरलाइन शब्द है इसे देखना है ये सही है या गलत है। अगर आपको सही लग रहा है तो आप यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट का जो ऑप्शन है उसे आप चुन सकते हैं, ये कह रहा है, ठीक है। तो चलिए अपन इसे समझते हैं। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन लगा है, जो इसमें विद इन में लगा है, वो क्यों लगा है समझते हैं। तो यहाँ पे दिया है ये वाले सेंटेंस पढ़िए, इतना इसमें ना भाषा वैसी लिख देता है जिसे देखकर ही ना बंदा चकाचौंध हो जाता है कि इंग्लिश में इतनी भाषा, वैसे भी इंग्लिश अच्छे से आती नहीं है और फिर इतनी लंबी भाषा लिख करके कन्फ्यूज हो जाता है। तो देखिए इसमें जो इसी लाइन में ही है सब कुछ, यह लाइन ही देखना है बस, यही है। तो यहाँ पे दिया हु कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग मैरिड नाउ दैट यू आर विद इन एज। मतलब ये कह रहा है कि भैया देख लो, गेटिंग मैरिज, कि आपको मैरिज मतलब शादी करने से कौन रोक सकता है, या कोई नहीं रोक सकता। आपको शादी करने से क्या है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यू आर विद इन एज, क्योंकि तुम उम्र के हो या तुम युवा हो, आप शादी कर सकते हो, ठीक है, आपको नहीं रोक सकते, ठीक है। ये कह रहा है आप युवा होते, यहाँ पे यू आर विद इन एज होगा या यू आर इन विद, यहाँ पे दिया इन होगा, विद इन होगा, यहाँ पे दिया कि यू आर क्या होगा बताइए, यहाँ पे दिया है कि बताइए यू आर, अब यहाँ पे डेड डैश दे दिया एज, अब यू आर एज, इसमें क्या भरेगा, इसमें भैया यहाँ पे विद इन लगा के दिया, ये विद इन सही नहीं है, तो क्या इसमें इन लगेगा या ऑफ लगेगा या ये ऑन लगेगा। तो यहाँ पे देखो इन नहीं लगता, यू आर इन एज ऐसे कह सकते हो कि तुम एज में हो ऐसे, या तुम एज पर हो ऐसे, ऑन माने पर होता है, एज पर हो, एज में हो ऐसा नहीं होता, एज के हो काकी के निकलता है, तुम एज के हो मतलब तुम एज के हो, सही एज के हो। तो यहाँ पे विद इन, और विद इन का मतलब क्या होता है, विद इन का मतलब अंदर, तुम विद इन का मतलब क्या होता है, अंदर होता है, अंदर। तो यहाँ पे विद इन लगाता है, क्या तुम एज के अंदर हो, नहीं, तुम एज के हो, तुम उम्र के हो, ठीक है। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जो लगने वाला है ना वो ऑफ लगेगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद इंग्लिश का पोर्शन खत्म है और इसके जितने भी रहेगा सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और जो मैंने जो गद्यांश पदांश यहाँ पे जो बड़ा बड़ा अनसीन पैसे दिया हुआ है, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो में जितना कवर हो पाया मैंने किया है, ठीक है। और ठीक है, तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।